हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज की जो कक्षा होने वाली है कक्षा प्रबंधन को लेकर, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर हमारी कक्षा होने वाली है। और यह कक्षा जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन। अगर आप एक टीचर हैं तो कक्षा को किस प्रकार आप मैनेज करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक, तो उसकी पूरी जो है हमारा थ्योरी क्लास चलने वाली है। थ्योरी क्लास, ठीक, थ्योरी क्लास हमारा चलने वाला है। और थ्योरी क्लास में हम क्लासरूम मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मेरा जो तरीका है, जैसा कि आपको पता होगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है आपके प्रवेश परीक्षाओं में, इसको लेकर भी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अच्छे ढंग से। मैं ऐसा मानता हूं कि आप जितने बेहतरीन ढंग से आपको हमसे पूछेंगे तो मैं उसे बता पाऊंगा, ठीक। जैसा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जिसे कहता है कि कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट उन विभिन्न कौशल यानी स्किल और तकनीकों का क्या करता है, संदर्भित करता है, जिनका उपयोग शिक्षक और छात्रों को, शिक्षक जो है ये छात्रों को क्या कर सके, व्यवस्थित कर सके। कौन व्यवस्थित कर सके? कौन? टीचर। किसको? छात्र को। अनुशासित रख सके, डिसिप्लिन में रख सके, क्योंकि एक कक्षा जो होती है एक डिसिप्लिन में आपको रहने की जरूरत होती है। साथ ही साथ केंद्रित मतलब एक सेंटर का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी के लिए समान रोल की व्यवस्था होनी चाहिए। कहता है कि चौकस और उसके साथ हमारा अकादमिक रूप से उत्पादक बनाए रखने के लिए उपयोग करता है। कहता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात हो रही है कि कक्षा प्रबंधन उन कौशलों को संदर्भित करता है जिसमें एक शिक्षक जो होती है एक छात्र को क्या करता है कि व्यवस्थित तरीके से कैसे बच्चे, जैसे मान के चलिए, मैं कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, ठीक, आप टीचर हैं और आपकी कक्षाओं में 30 स्टूडेंट हैं, ठीक, 30 स्टूडेंट हैं। तो क्या है, मान के चलिए आपकी कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, तो उस बच्चों को कैसे मैनेज करना है। अच्छा बताइए, आप खुद सोचिए कि हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कहेगा सर, सब बच्चों कहेंगे डिसिप्लिन में रहो, अनुशासित में रहो। सबको कहेंगे कि कैसे कैसे लड़का इधर बैठना है, लड़की इधर बैठना है। यानी आप अपने खुद से सोचिए ना, प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद आप सोचिए कि कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन सख्त है, एक रूल ये है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं है। क्या करना है? मारना पीटना नहीं है। यानी आप बच्चों को मार पीट करके, डरा धमका करके आप क्लासरूम अच्छे नहीं रख सकते हैं। एक डिसिप्लिन अलग बात है कि नहीं, सब बच्चों कहेंगे अच्छा बच्चों आप लोग को डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासित में रहना है। कोई बच्चे जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, जब हम खेलने के लिए कहेंगे तो खेलने के लिए जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? यही तो हमारा डिसिप्लिन है। यानी टीचर जो कहेंगे उनकी बातों को बच्चों के द्वारा माना जाता है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा अगला स्लाइड है जिसमें आप ये भी देखिएगा कि उसकी परिभाषा को लेकर है। इसकी कि कहता है कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि छात्रों द्वारा बिना किसी व्यवधान के, व्यवधान कौन करेगा? अगर आप टीचर हैं तो व्यवधान कौन करेगा? बच्चा ही ना करेगा। तो कहता है व्यवधान नहीं करे, व्यवधान सावधान, हमारा जो है व्यवधान के कक्षा को पाठ सुचारू रूप से चले। तो यदि आप टीचर हैं तो आपकी होनी चाहिए कि बच्चे जो है ये क्लासरूम को क्लासरूम की तरह देखिए। व्यवधान जो है हमारा, व्यवधान नहीं डाले, किसी प्रकार की रुकावट न डाले। तो आप क्या कर सकते हैं, एज आप एक टीचर हैं तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसको जितना बेहतरीन ढंग से होगा आप उसे कर सकते हैं। ये जो कक्षाएं हैं आपकी, ये कक्षाएं भी आपको कह सकते हैं। तो ये कक्षाएं जो है आपकी
ये पूरा जो है ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ट पर है। और ये जो है हमारा कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य, कि मान के चलिए कि कक्षा का हम अच्छे ढंग से करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उसे मुझे क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिसमें कह रहा है कि छात्रों की सहभागिता, जैसा कि मैंने टैगलाइन बताया हूं सहभागिता, ये शब्द जो है जब भी प्रश्नों के उत्तर में सहभागिता रहे और प्रश्न पॉजिटिव रहे, अगर उसी से रिलेटेड पूछा जाए तो ऐसे पे आप जा सकते हैं। सहभागिता जो है एक पॉजिटिव वर्ड है। कहता है सहभागिता सीखने को बढ़ावा देना। हम जो भी कुछ सीखते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, तो उसको क्या करना है, उसकी सहभागिता को बढ़ाना, कि बच्चे आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छे ढंग से सीखेंगे। कहता है एक सुरक्षित और एक व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना। एक अच्छा वातावरण अगर आप बनाते हैं बच्चों के द्वारा, आप टीचर हैं, दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए कि कक्षा का वातावरण अच्छा हो जिससे आप पढ़ा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास बैठे हुए हैं, आप शोरगुल करेंगे तो क्या लगता है मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। कहता है कि छात्रों को आत्म अनुशासन, बच्चों के अंदर खुद जो है सेल्फ, हमारा जो है अनुशासन की बात होती है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो बच्चों के अंदर खुद सेल्फ डिसिप्लिन आप अंदर लाइए जिससे बच्चे किसी प्रकार की गलती न करें, विकसित करना। साथ ही साथ शिक्षण समय के उपयोग को अधिकतम करना, कि ज्यादा से ज्यादा समय आप शिक्षण पर दीजिए, यानी किसी चीज को सीखने पर जोर दीजिए। ये चीज ये हमारी बातें कहता है। क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर जैसा कि मैंने बताया, उसको लेकर आप बेसिक चीज भी आप खुद से भी सीख सकते हैं। इसमें कहता है कक्षा प्रबंधन का महत्व की बात हो रही है। कक्षा प्रबंधन की महत्व में देखें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें महत्व को लेकर जैसा कहता है गुड क्लासरूम मैनेजमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक। कहता है अच्छा शिक्षक, इस चीज को गौर कीजिएगा, अच्छा शिक्षक प्रबंधन सीधे तौर पर शैक्षणिक सफलताओं को प्रभावित करता है। ठीक, कहता है कि शिक्षक की थकान को कम करता है और उसके सकारात्मक, ये शब्द जो है ना पॉजिटिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज ए टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। शिक्षक छात्र संबंध बताता है जिससे क्या हो सके, बेहतर समझ विकसित हो सके। ठीक, तो आप ये हमारा क्या होता है, ये क्लासरूम जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है, यानी उसकी महत्व को दर्शाता है। आप इसे देख सकते हैं, बस बेहतरीन ढंग से आप इसे समझ भी सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेसिक चीज है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और अच्छे उसका जो मुख्य घटक के रूप में कहता है, तो मुख्य घटक में कौन कौन आता है, जैसा कि बता रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है मुख्य घटक। क्या है मुख्य घटक? फिजिकल स्पेस की बात हो रही है। मुख्य घटक में क्या है, भौतिक स्थान। भौतिक स्थान का मतलब होता है फिजिकल रूप से, ठीक, प्लेस, फिजिकल प्लेस की बात हो रही है। बैठने की व्यवस्था करना, अगर आप क्लासरूम अच्छे मैनेजमेंट करते हैं तो लाइटिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ वेंटिलेशन, समय प्रबंधन की बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट, कि नहीं मुझे 40 मिनट की कक्षा में 40 मिनट की कक्षा में मुझे कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 40 मिनट की कक्षा ले रहे हैं और मालूम चला कि 30 मिनट मतलब टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, 10 मिनट में बच्चों कुछ पढ़ाए, बोले हो गया सिलेबस। ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे ढंग से होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी क्या नियम और प्रक्रिया है, साथ ही साथ पारस्परिक संबंध होता है, क्या कि हम टीचर और छात्र के बीच अन्योन्याश्रय संबंध हो, यानी गहरा संबंध हो, जिससे क्या हो, बच्चे निडर होकर आपसे कुछ सवाल पूछ सके, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहे तो आप भी बता पाएंगे। ठीक, ये हमारा बेसिक उसकी क्या था, उसकी मुख्य घटक था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमारा अगला स्लाइड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया हूं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है यहाँ हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो आप इस इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे ना, उसको आप इंग्लिश में इस चीज को आप देख सकते हैं। उचित बैठने की व्यवस्था करना, साथ ही साथ हवा, अगर आप एक अच्छा क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो हमारा हवा भी होना चाहिए। साथ ही साथ प्रकाश यानी लाइट और शिक्षण सहायता सामग्री तक हमारा क्या होना चाहिए, ये पहुंच विद्यार्थियों के लिए एक आरामदायक क्या करता है, एक आरामदायक माहौल बनाता है, जिससे क्या हो सके वो बेहतर
क्या हो सके, बेहतर कक्षाएं बच्चों को मिल सके। ठीक, आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट मुख्य रूप से आपको 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और यह बेसिक प्रश्न रहेगा, जिसे आप इस कक्षा को तो देखने के बाद आपको 100% यह प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं जैसा ये चैप्टर है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो गलत होने की संभावना 0% है। अब कहता है मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या है, कहता है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण में, जैसा कि आप इसे भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यह एक ऐसी भावनात्मक रूप से सुरक्षित प्रदान तैयार करता है जहां छात्र क्या हो सके, विश्वास और खुले संवाद के माध्यम से सम्मानित, मूल्यवान और डर या चिंता से मुक्त महसूस कर सके। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक टीचर हैं, ठीक, तो बच्चों के अंदर इतना विश्वास दिला दीजिए कि बच्चों कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों के अंदर तनाव मुक्त होना चाहिए, यानी ये नहीं कि बच्चों को डर हो कि वो टीचर जो है उनसे पूछने के लिए जाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। ठीक, तो अगर आप एक टीचर हैं तो अगर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात अगर थोड़ा बहुत अगर एज ए टीचर होने के नाते, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये एज ए टीचर अगर आप बन रहे हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि 30 बच्चों का क्लासरूम आप कैसे अच्छे ढंग से संभाल पाएंगे, अच्छे से आपकी कक्षाएं हो पाएगी। मुख्य रूप से बेसिक चीज ये होती है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और अगला स्लाइड है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहता है कि कक्षा के नियम और दिनचर्या क्या है, कहता है कि कक्षा के क्या रूल है और उसकी क्या दिनचर्या है। तो आप इसे भी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कहता है स्पष्ट, संक्षिप्त और लागू करने योग्य नियम स्थापित करना चाहिए, यानी कुछ बेसिक नियम होना चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाएगा। या आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो है मान के चलिए बदमाशी करते हैं क्लास के दरमियान, तो टीचर क्या कहते हैं, ठीक है तुम आधा घंटा के लिए बाहर हो जाओ, थोड़ा सा पनिशमेंट उसको ये दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप टीचर हैं तो आप उसको मारेंगे पीटेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। कहता है स्वामित्व बढ़ाने के लिए नियम बनाने में छात्रों को शामिल करें, और जब आप नियम बनाए तो बच्चों से पूछे कि क्या ये नियम सही है। बच्चे वैसे कहेंगे सर ये तो कुछ बच्चे कहेंगे ये नियम अच्छे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे नियम ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों से आपस में सामंजस्य की बात करके। कहता है दैनिक दिनचर्या को परिभाषित करें, यानी आप जो डेली लाइफ में भी करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो आप उसे कैसे अच्छे ढंग से करेंगे। ये भी अगर आप एक टीचर हैं तो आपके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम को संभालेगा कौन, क्लासरूम को संभालने का एक टीचर। अब कहता है कि व्यवहार प्रबंधन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, व्यवहार प्रबंधन की। ठीक, तो व्यवहार प्रबंधन में क्या है, कहता है दंडात्मक उपयोग से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ना, अच्छे व्यवहारों को पुरस्कृत करें। जो बच्चे क्लासरूम में अच्छे व्यवहार करते हैं उसे आप पुरस्कृत कीजिए, कुछ पुरस्कार दीजिए। उसके बाद जिससे क्या हो, सुधारात्मक प्रक्रिया का हो, जैसे उसको देख देख के क्या करे, उसको अनुकरण करके दूसरे बच्चे भी इससे सीखे कि अच्छा मोहन को क्या हुआ है, मोहन को जितना डिसिप्लिन में रहता है उसके टीचर ने उसको पुरस्कृत किया, अगली बार उसको देख रेख में और दूसरे बच्चे आएंगे, तीसरे बच्चे आएंगे, चौथे बच्चे आएंगे, और इस प्रकार 30 बच्चे जो है आपकी कक्षाओं में अंदर सभी के अंदर क्या हो, डिसिप्लिन आ जाएगा। कहता है उसका उपयोग करके नकारात्मक व्यवहार को रचनात्मक रूप में क्या करे, पुनर्निर्देशित करे। यानी बच्चों के अंदर जो नकारात्मक आप टीचर जो हैं, आप टीचर बनेंगे तो आपके प्रति जो बच्चों का डर है वो डर खत्म करे, आप टीचर हैं। साथ ही साथ कहता है उसको रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव रूप में बच्चों को प्रदर्शित करें, बच्चों को कुछ नया करने के दीजिए। जैसे आप सीखे होंगे लर्निंग बाय डूइंग, माने बच्चों को खुद से करके सीखने पर बल देना चाहिए। इसी चीज को दोहरा रहा है कि आप बच्चों को नए क्रिएटिविटी के अंदर रचनात्मक रूप से बच्चों के को उसको डेवलप कीजिए कि आप बच्चे जो है कैसे अच्छे ढंग से किसी चीज को सीख पाएगा। ठीक, आप इसे समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद हमारा है सक्रिय बनाम प्रतिक्रिया रणनीति, इसको आप याद रखिएगा। और यह बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है
कहता है सक्रिय बनाम यानी एक्टिव रूप में बात हो रही है, साथ ही साथ प्रतिक्रिया की क्या रणनीतियां हैं। कहता है सक्रिय, इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है समस्या उत्पन्न होने से पहले उसका अनुमान लगाना, आकर्षकों पाठों की योजना बनाना, प्रतिक्रियात्मक यानी जो है रिएक्टिव, उत्पन्न होने के लिए प्रतिक्रिया देना। कहता है कि मान के चलिए अगर आप एक टीचर हैं तो क्लासरूम के अंदर क्या समस्या उत्पन्न होगी। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके अंदर पहले से ये होना चाहिए कि अगर आप एक टीचर हैं तो क्या ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समस्याओं से आपको हमेशा अवगत रहना पड़ेगा। एज ए टीचर हैं तो इसकी समस्या से आपको हमेशा अवगत रहना पड़ेगा, ठीक। और जैसे ही आप अवगत रहेंगे तो इसको आप समस्या को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके भी आप ध्यान करेंगे। उसके बाद है शिक्षक की भूमिका और उसके क्या गुण है। कहता है एक सफल प्रबंधक के रूप में, एज ए टीचर के रूप में, कहता है एक सुविधा प्रदाता। इसे आप याद रखिएगा, इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। यहाँ से पूछाता है कि टीचर किस रूप में होता है, तो सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। साथ ही साथ इसे भी आप याद रखेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, एक सहानुभूतिपूर्ण होता है, श्रोता और सुसंगत नेता के रूप में कार्य करता है, निष्पक्षता, निरंतरता और धैर्य महत्वपूर्ण होता है। एक टीचर के अंदर एक पैशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके अंदर पैशंस और दृढ़ता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। निष्पक्षता का मतलब ये होता है, अगर दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं या किसी प्रकार का विवाद होता है तो आप ये मत समझिएगा कि ये मेरे फलाना गांव का है या मेरे रिलेटिव है। दोनों के को मतलब दो बच्चे अगर झगड़ा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों की बातों को आप समझेंगे, सुनेंगे, जो उचित न्याय होगा दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पक्ष को आप आपका अपना आदमी है तो आप उसे हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं समझ के करना है। निष्पक्षता के रूप में यानी बिना किसी भेदभाव का आप किसी को क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि किसी चीज को अगर आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं तो ये आपको उसको क्या करना चाहिए, बराबर आप उसको समझाते रहना चाहिए। और इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक एक करके कोई चीज नहीं छूटा हुआ है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, छात्र केंद्रित यानी छात्र की बात हो रही है, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक, आप देख पा रहे हैं। कहता है सहयोगात्मक कार्य, उसकी चर्चा और पूछताछ आधारित। आज आपकी कक्षा जो हो रही हो समझ आधारित, आप खुद इसकी कक्षाओं को जब प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। कहता है कि पूछताछ आधारित शिक्षण के माध्यम से क्या करें, शिक्षार्थियों को सक्रिय रखने के लिए। ये सक्रिय का रूप होता है, एक्टिव रूप में बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को आप एक्टिव रूप में रखेंगे। बोरियत और व्यवहार संबंधी समस्याएं कम होगी। बच्चों के अंदर जो बोरियत आती है, बोरियत का मतलब होता है कि मान के चलिए बच्चों को अभी 1 घंटा से आप पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। बच्चों को जो अलग अलग एक्टिविटी करवाइए ना। बच्चों को अभी मान के चलिए आपने बच्चों 4 घंटा 4 कक्षा ले ली है। अभी देखे होंगे सरकारी स्कूल में, देखे होंगे लास्ट पीरियड में बच्चों को एक्टिविटी क्यों कराया जाता है, क्योंकि 6 से 7 कक्षाएं सुबह 10 बजे से बच्चे लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो लास्ट में एक्टिविटी इसीलिए कराया जाता है ताकि बच्चे जो 6-7 घंटे से हम पढ़े हैं, 6-7 घंटे से की कक्षाएं हुई है, उसके बाद बच्चों को बोरियत होने लगती है, इसीलिए ताकि एक्टिविटी कराया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर देखे होंगे किसी को कहता है गाना सुनाओ, अंतराक्षरी खेलो, ये सभी हमारा क्या है, ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट का एक अच्छा क्या है, अच्छा ऑप्शन है, जहां अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप इसे अच्छे से कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है बाधा। अगर कोई बच्चे डालते हैं, बाधा डालने वाले व्यवहार से कैसे निपटना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर आप एक टीचर हैं, क्या है, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आपको बच्चे व्यवधान करते हैं, आपकी कक्षाओं को पढ़ाने नहीं देते हैं, जब आप पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे दिक्कत करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को ध्यान नहीं देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शर्मिंदगी से बचने के लिए मुद्दों को निजी तौर पर संबोधित करें
और गैर मौखिक संकेतों यानी आंखों से संपर्क का उपयोग करे और शांत व निष्पक्ष करे। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कक्षाओं में कुछ बच्चे, जैसे यहाँ मान के चलिए पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं, मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, तो आप क्या करना है, क्या कहता है कि आंखों से संपर्क करके, जैसे ऐसे क्या हो रहा है, बट कह तो उसी को रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, लेकिन उसके बगल वाला भी एक्टिव मोड में आ जाता है कि सर तो हमको तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे रहे, बस ऐसे आप देख लीजिए, तो सामने वाला जो आसपास का जो 4-5 होगा वो अगर सोचेगा भी तो अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उस तरह से संकेत करके देखा है, ठीक, तो ताकि वो सामने वाले बच्चे जो है ये आपसे क्या कर सकता है। उसके बाद कहता है शांत व निष्पक्ष रखे, बच्चे को शांति बनाए रखने के लिए बोले, साथ ही साथ उसके दोनों के बीच जो है उसके निष्पक्ष भावना को रखे। निष्पक्ष का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर टीचर रहेंगे आप ही भेदभाव करेंगे तो बच्चों के अंदर आपके विश्वास टूट जाएगा ना। कक्षा प्रबंधन में तकनीक की बात हो रही है। कहता है कक्षा के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, जैसा कि आप उसको देख पा रहे होंगे, इसको मैं अच्छे से ऊपर करके पढ़ाता हूँ, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जिसमें कहता है कक्षा के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणालियों, स्मार्ट बोर्ड, ये आप जो पढ़ रहे हैं इस डिजिटल बोर्ड पे, ये स्मार्ट बोर्ड है, इंटरैक्टिव क्यूज तथा एप्स और ऑनलाइन व्यवहार ट्रैकिंग टूल्स का उपयोग करके, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चों को क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी से आप क्या कर सकते हैं, इसे आप पढ़ा सकते हैं ताकि इसे क्या कर सके, इसे आप अच्छे से बच्चे उसके अंदर समझ डेवलप कर सके। उसके बाद हमारा आता है निष्कर्ष और सारांश के रूप में आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे निष्कर्ष, ठीक, उसमें क्या है, ये हमारा निष्कर्ष है। तथा प्रभावी शिक्षण प्रबंधन एक सशक्त वातावरण बनाने के बारे में है जहां शिक्षण और सीखना क्या होता है, सामंजस्यपूर्ण होता है। सामंजस्यपूर्ण, आप इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सामंजस्यपूर्ण छात्र और शिक्षक के बीच होता है। अगर छात्र और शिक्षक के बीच कमी है तो हम लोग सामंजस्य बैठा के बात करें, उसके बीच जो कमी है बच्चों को कमी को दूर करें। फलता फूलता है और अच्छा प्रबंधन महान शिक्षण का क्या है, मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार आपने क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ा और सीखा। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसका जो है इस टॉपिक पर आधारित जितने भी PYQ क्वेश्चन है एक वीडियो में हम ले लेंगे और उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये आपकी कक्षाएं जो होगी, ये कक्षाएं आपको बेहतरीन ढंग से, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि एक चीज जरूरी है, वो है रिवीजन ही आपको दिलाएगा 25 आउट ऑफ 25। क्या 25 आउट ऑफ 25 अगर लाना चाहते हैं तो रिवीजन एकमात्र ऑप्शन है। जितनी कक्षाओं पिछले मैंने पढ़ाया उसको आपने कॉपी में लिखा होगा, ठीक, कॉपी में लिखिएगा, ऐसा नहीं वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। जहां तक अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जैसा कि आप सभी बच्चों को पहले से ही मिल चुका है, तो आप इसे आप रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन को लेकर या जैसे ही कोई सूचना आती है तो हम सभी आपको बच्चों को बता देंगे, ठीक। पढ़ाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक। धन्यवाद।